नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नौकरी शिवपाल में। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जेएसएससी की तरफ से एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है जो उत्पाद सिपाही का है। दोस्तों, उस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बातों को देखे थे और बहुत सारे बात हमने छोड़ दिया था, जिससे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रही है। तो आज की इस वीडियो में उन सभी कमेंट्स का आंसर मैं देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाला हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले आपका फिजिकल होगा या फिर रिटन एग्जाम होने वाला है, और बहुत सारे बातें जो मैंने छोड़ दिया था उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग और नए नए भर्ती का अपडेट के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पूरी बातों को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि आप इस भर्ती के लिए कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं और किस माध्यम से भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए यहाँ पर डेट दिया गया 25/2/2022, यानी कि 25 फरवरी 2022 से लेके 26 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 29/3/2022 यानी कि 29 मार्च 2022 तक आपको टाइम दिया जा रहा है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक आपको टाइम दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप 2 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक अगर आपके फॉर्म में कहीं पे गड़बड़ी आप कर चुके हो तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए आपको फॉर्म खोला जाएगा। वहीं जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। जी हाँ, छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। जी, चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों की परीक्षा शुल्क भुगतान किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको एक टर्म एंड कंडीशन को चेक मार्क लगाना है, फिर आपको प्रोसीड बटन पर दबा के आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं जैसे ही इस फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कहां पे आपको क्या भरना है, आपको क्या क्या वहां पे मांगा गया है। पूरे विस्तार से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे हम वीडियो डालूंगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पेमेंट आप किस माध्यम से कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे परीक्षा का स्वरूप मैंने नहीं बताया था कि आपका परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है, कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होने वाली है या फिर रिटन टेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहाँ पर आपका 3 प्रकार से टेस्ट होगी। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपका पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद रिटेन टेस्ट में भी आप पास हो जाते हैं तो आपका चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इन तीनों चरणों में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ फिजिकल में आपका क्या यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार जो झारखंड राज्य पुलिस का जो नियुक्ति की गई थी उसमें जो फिजिकल लिया गया था उसी के अनुसार यहाँ पर आपका फिजिकल लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो सके तो आपका 24 मिनट में 1600 मीटर दौड़ हो सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं बताया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन में, तो मैं भी कंफर्म तरीके से नहीं बता सकता हूँ कि आपका अभी दौड़ कितना होने वाला है, आपको यहाँ पर क्या क्या टेस्ट होने वाला है।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली में जो टेस्ट लिया गया था उसी के अनुसार यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, तो आप उसको आप देख के एक बार कंफर्म हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हता परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक क्वालिफाइड टेस्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं तो आपको अगला एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा, नहीं तो आप अगला एग्जाम में नहीं शामिल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब फिजिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप रिटन टेस्ट में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। यहाँ दोस्तों बोलता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हता क्वालिफाइंग परीक्षा में आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप फिजिकल भी बहुत अच्छी तरीका से तैयारी कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे बता दिया कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी। जहाँ जो व्यक्ति शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट में सफल होते हैं उसी को लिखित परीक्षा ली जाएगी। जो फेल करते हैं शारीरिक दक्षता में यानी कि फिजिकल टेस्ट में, उसको लिखित परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। यहाँ दोस्तों जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप शारीरिक दक्षता में पास हो जाते हैं यानी कि फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के अनुसार मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा में 3 गुना कैंडिडेट्स को चयन किया जाएगा, मेधा क्रमानुसार आरक्षण दिया जाएगा चिकित्सीय जांच के लिए यानी कि मेडिकल जांच के लिए। और मेडिकल जांच में जो पास होते हैं उसी को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों आगे कहता है चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान यथा संशोधन एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल टेस्ट जो हुआ था होगा 2014 में, जो झारखंड पुलिस का जो भर्ती हुआ था उसी के अनुसार यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। जी हाँ, चयन पार्षद के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अपेक्स मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो आपका लिखित परीक्षा किस किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 3 पेपर में आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, 3 पेपर में आपका लिखित परीक्षा होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में दोस्तों मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर भाषा ज्ञान होगा। जी हाँ, फर्स्ट पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर का एग्जाम आपका भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40 प्रश्न, यानी कि टोटल 120 प्रश्न का ये एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको मात्र 30% अंक लाना है। अगर आप 30% अंक लाते हैं तो आप इस पत्र में पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे और प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। बस दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो पहला पत्र यानी कि पहला पेपर का जो एग्जाम होने वाला है वह केवल आपके लिए क्वालिफाइंग रहेगा। आपको इसमें पास करना है, केवल आपका मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ने वाला है। तो आप इस एग्जाम में केवल पास भी हो जाते हैं तो आप अगला एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे जा सकते हैं। अब सेकंड पेपर में आपका दोस्तों क्या रहेगा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान, यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा जैसे उर्दू, संथाली, बंगाल, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भाषा को दिया गया है, कुछ भाषा को यहाँ से हटा भी दिया गया है। जैसे पहले था, पिछले बार का जो एग्जाम था उसमें हिंदी भाषा भी था, लेकिन इस बार हिंदी भाषा को हटा दिया गया है। जैसे इसमें है आवर
उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़ीसा भाषा यहाँ पे रखा गया है। कुछ भाषा को यहाँ से हटा दिया गया क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है उसमें। और दोस्तों यहाँ पर इसको देखिएगा तो यहाँ कहता है कि इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, 100 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका अंक दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपका मेरिट लिस्ट के लिए इसका अंक भी जोड़ा जाएगा। तो आप सेकंड नंबर पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीका से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। जैसे सेकंड पेपर हो गया, थर्ड पेपर में दोस्तों आपका क्या रहेगा? थर्ड पेपर में आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न रहेंगे, और वहीं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से आपका 10 प्रश्न रहेंगे। यानी कि टोटल आपका 120 प्रश्न रहने वाला है थर्ड पेपर में। ठीक है, क्या क्या रहने वाला है जैसे मैंने बता दिया, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न। दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित बुक को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका 50 प्रश्न आने वाला है। वहीं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, टोटल आपका 120 प्रश्न रहने वाली है। वहीं दोस्तों जैसे नोट यहाँ पे बताता है, महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे बताता है कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है। तीनों पेपर में आपको 30% प्राप्त अंक करना है। और दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी में बताया जा रहा है कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम आर्तांक 30% होगा। न्यूनतम आर्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल और अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, जिसे मैंने अभी बता दिया। चलिए, जैसे सेकंड पेपर में भी मैंने बताया कि 30% आपको लाना अनिवार्य है, और थर्ड पेपर में भी आपको 30 अंक प्राप्त करना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में जो जितने भी अंक आते हैं उन दोनों को जोड़ के आपके मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। तो प्रत्येक दोनों पेपर में आप बहुत ही जितना ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके उतना ज़्यादा आप अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे की समय दी जाएगी। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोस्तों मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, यानी कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो भाषा ज्ञान के लिए आपको हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे। आपको अनुच्छेद दिया जाएगा, उसी में से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उस अनुच्छेद से ही आपको आंसर चुनना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। वहीं हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 रहेगा। जी हाँ, व्याकरण से आधारित 60 प्रश्न रहेंगे और अनुच्छेद से आधारित 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस विषय में हिंदी पठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों अंग्रेजी भाषा ज्ञान में क्या रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी आपका अनुच्छेद से आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न, यानी कि 60 और 20 80, 80 और 40 120 प्रश्न टोटल रहेंगे। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे। चलिए, अब सेकेंड पेपर में आपका क्या रहेगा, क्षेत्रीय जनजातीय या भाषा ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, जैसे अगर मान के चलिए आप कुरमाली भाषा लेते हैं तो आपका व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यक्ष वाक्य, शुद्धिकरण, इन सभी को आपको पढ़ना जरूरी है। इन सभी से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। और शिष्ट साहित्य से आपका कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांक, कहानी, गीत, कविता, इन सभी से आपका प्रश्न आने वाला है। और लोक साहित्य से कुरमाली लोक कथा, लोकगीत, करम, बिहागी, डमकच, वंदना, सोहराय इत्यादि पाठों से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इन सभी को आप अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा इसका सिलेबस है, तो आपको अगर मैं सभी को बताते चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। चलिए हम लोग थर्ड पेपर की ओर चलते हैं, थर्ड पेपर तीसरा पेपर की ओर चलते हैं, और तीसरा पेपर का थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। चलिए,
यहाँ पर दोस्तों पत्र 3 यानी कि तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का, सामान्य अध्ययन से आपका दोस्तों यहाँ पर रहेगा, कह रहा है कि आपका एग्जाम समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सभी से आपका क्वेश्चंस आने वाला है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य को की सामान्य जानकारी, इन सभी से आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। वहीं दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है, झारखंड राज्य के भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, सभ्यता संस्कृति पढ़ना है, भाषा साहित्य पढ़ना है, स्थान पढ़ना है, खान खनिज पढ़ना है, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि सभी को आपको पढ़ना है। वहीं सामान्य विज्ञान की बात करें तो आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ठीक है, तो विज्ञान विषय से आपका उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन जो अवलोकन किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं दोस्तों सामान्य गणित की बात करें तो आपको मैट्रिक या 10वीं लेवल से जो क्वेश्चन रहते हैं मैथ का, गणित का, उसी से संबंधित आपका प्रश्न रहेंगे। तो आप 10th लेवल का जो मैथ होता है उसको प्रिपरेशन कर दे तो बहुत ही बढ़िया आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका क्या क्या होगा, तो यहाँ पर मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा। जी हाँ, महिलाओं का नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप कंडिका 6 के अनुरूप होगी। दौड़ में दोस्तों आपको क्या करना है, दौड़ में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 1600 मीटर 24 मिनट में किया जाएगा, लेकिन दोस्तों पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में किया जाएगा। वहीं महिलाओं को 5 किलोमीटर 40 मिनट में किया जाएगा। तो बहुत ही सहज है दौड़ करना, 60 मिनट में 10 किलोमीटर बहुत आराम से आप चलते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका के संलग्न साथ संलग्न है। ठीक है, अब यहाँ पर चिकित्सकीय जांच की बात करें तो आपका क्या क्या जांच यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, इन सभी का आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, इन सभी में आप अगर अच्छे हैं तो आप इस भर्ती में ज़रूर भाग लीजिए और इस भर्ती के लिए आप लड़िए और अपना जॉब जरूर पाइए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आप सभी को बता दिया था कि आपको यहाँ पे एज लिमिट क्या क्या मांगा गया था और आपका क्या क्या कितना प्रतिशत लाना है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ अनारक्षित के लिए आपको 40% लाना जरूरी है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला कैंडिडेट्स के लिए 32% लाना जरूरी है, तभी आपका नाम मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5% यानी कि 36.5% रखा गया। वहीं आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 40% यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपको समझ में आ गया होगा, जो जो बातें मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में डाउट आ रही थी, शंकाएं आ रही थी कि आपका प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए, आपका सीओ लेवल का चलेगा या डीसी लेवल का चलेगा या एसडीओ लेवल का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी यानी कि सीओ सर्कल ऑफिसर के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पहले का है और अंचल अधिकारी के द्वारा बनाया गया है तो आपका प्रमाण पत्र स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसके बाद का होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बात कहता है कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, चाहे दोस्तों आपका सीओ से हो, डीसी से हो या फिर एसडीओ से हो। आपका अगर प्रमाण पत्र 2/6/2016 के पहले का है तो
आपका मान्य नहीं होगा, चाहे आपका सीओ से हो या डीसी से हो या एसडीओ से हो। मानता हूं आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। अगला बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रशिष्ट के अंकित प्रपत्र के भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे कहता है प्रशिष्ट के में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगला बात है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। जब आप आवेदन किए हैं उसके अंतिम तिथि के बाद जब आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना है तो भी वो मान्य नहीं होगा। आगे दोस्तों, पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य है। अगर दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम अलग अलग होता है तो आपकी प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इन संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा, शपथ पत्र देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर दोस्तों हम लोग जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 1 पर धारित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि डीसी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र प्रशिष्ट 3 पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो दोस्तों कहा जा रहा है कि दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के द्वारा अगर निर्गत किया गया प्रशिष्टि में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी से के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र 25/2/2019 से पहले बना हुआ है और अंचल अधिकारी के स्तर से या फिर अंचल अधिकारी के स्तर से बना हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा। 25/2/2019 से पहले अगर बना हुआ है तो। अगर दोस्तों यहाँ पर फिर बात करते हैं कि प्रशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र समर्पित संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ओबीसी वालों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी तो मैं बता देना चाहता हूँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आपको सभी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसके लिए आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी डाउट आपका होगा मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और सारे लोग भी देख सके और इस भर्ती में भाग ले सके। धन्यवाद।